यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का शिक्षा ई अधिवेशन में एबीपी गंगा के, और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। कोरोना काल में हमारे देश में बहुत कुछ बदला है, और देश में ही क्या पूरी दुनिया में बहुत कुछ बदल दिया है। लोगों के जीने का ढंग बदला है, शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव आया है। बदलाव ये आया है कि अब घर बैठे भी छात्र छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूलों से जुड़ रहे हैं, ताकि पढ़ाई में उनकी कोई बाधा ना आए, हर घर शिक्षित हो, शिक्षा का प्रसार हो, शिक्षा का प्रकाश फैले। और इसीलिए इससे पहले हमारे दर्शकों ने डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को शिक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर देखा और सुना। अब हमारे अगले मेहमान हैं, हमारे अगले गेस्ट हैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी। बहुत स्वागत आपका द्विवेदी जी, मंत्री जी, बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर, और बहुत बधाई उपचुनाव में मिली जीत की। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। चलिए, बात शिक्षा की हो रही है मंत्री जी, तो सबसे पहले जो प्रश्न है हमारे पास वो यही है कि आपकी नजर में, आपके दृष्टिकोण में इस कोरोना काल में पिछले 6-7 महीनों में शिक्षा का प्रारूप प्रदेश में कितना बदला है, इसमें क्या क्या परिवर्तन आए? देव जी, कई बार जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार कहते थे कि ये वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण ये जो चुनौती सामने आई है, इसको अवसर में बदलना है, और वो पूरी तरह से प्रमाणित हुआ है उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश 2-3 साल पहले तक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पीछे माना जाता था, शिक्षा के परंपरागत तरीकों को ही लेकर चल रहा था, अचानक से इस कोविड की महामारी के दौर में वो सब हो गया उत्तर प्रदेश में जिसकी कल्पना भी हम नहीं करते थे। हमारे परिषदीय स्कूलों में जो 90% से अधिक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे पढ़ते हैं, जहां अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने से पहले तो यही चुनौती थी कि कैसे हर स्कूल को हम टीचर दे सकें। उनकी अवस्थापना सुविधाएं खराब थीं, उनकी बिल्डिंग अच्छी नहीं थी, चार दीवारी नहीं थी, पीने की पानी की सुविधा नहीं थी, स्कूल में टीचर नहीं थे, बच्चों को अच्छी सुविधाएं नहीं थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में स्कूलों में, ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, ये हम कभी कल्पना नहीं कर पाते थे। लेकिन इस कोविड की महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान अपने बच्चों को उस ये जो संकटपूर्ण मानसिकता थी, जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी, उससे बाहर निकालने के लिए और उनके पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने के लिए हमने अपने शिक्षकों के परिश्रम से एक नई धारा विकसित की और गांव के स्कूलों को भी ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही इस कोरोना महामारी के दौर की। जी, निश्चित रूप से मैं भी ये मानता हूं, और मुझे लगता है कि सभी लोग मानेंगे कि इस क्राइसिस में भी बहुत सारी सकारात्मक बातें हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई मंत्री जो अभूतपूर्व हैं। इससे पहले न कभी किसी ने सोचा था, ना उस पर कभी कोई योजना बन सकती थी, लेकिन वो हुई है। अच्छा, एक चीज मंत्री जी हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, आपके कार्यकाल में जब से आप बेसिक शिक्षा मंत्री बने, एक बहुत बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार की आगे बढ़ी, वो है 69,000 की। अब उसमें से कुछ भर्तियों के लिए आपने आगे बढ़कर कोर्ट के निर्णय से इतर एक काम किया 31,661 लोगों की भर्ती के लिए, लेकिन जो बाकी की भर्तियां हैं वो कब तक पूरी हो जाएंगी, ये बहुत सारे दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। देव जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार जब आई तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी कि हमारे हजारों स्कूल, 1,58,631 जो हमारे विद्यालय हैं, उसमें से हजारों ऐसे स्कूल थे जो शिक्षक विहीन थे, जो केवल शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहे थे। इसलिए सरकार ने तय किया कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जब बात करते हैं तो केवल विश्वविद्यालय के आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से काम नहीं चलेगा, केवल 2 जोड़ी यूनिफॉर्म और बैग, जूते, स्वेटर, मोजे देने से काम नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है स्कूलों को शिक्षक देना, क्योंकि शिक्षक ही संवारेंगे शिक्षा की स्थिति को। इसलिए हमने आते ही खाली पदों को भरना शुरू किया, और इस 69,000 की भर्ती से पहले लगभग 45,000 शिक्षकों की भर्ती हम कर चुके थे।
जी। बाद में एक और लाट की भर्ती, कुल मिलाकर के 54,000 शिक्षकों की भर्ती हम 69,000 की भर्ती से पहले कर चुके थे। 69,000 की भर्ती हम कर रहे थे और ऐतिहासिक घटना होती जब दुनिया इस कोविड-19 के लॉकडाउन में दुनिया भर में नौकरियां जा रही थी, छटनी हो रही थी। उस समय हमने 3 से 6 जून के बीच ये भर्ती अभियान शुरू किया था, काउंसलिंग का डेट रखा था। हम 69,000 नौजवानों को उत्तर प्रदेश के रोजगार भी देने जा रहे थे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हर स्कूल को शिक्षक भी देने जा रहे थे। लेकिन कुछ अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में चले गए, वहां उस पर स्टे कर दिया गया। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक हमको अनुमति दी थी जी। कि आप चाहें तो 37,000 पदों को रोककर 31,600 कुछ पदों पर आप भर्ती कर सकते हैं। तो हमने कुछ दिनों का इंतजार किया, फैसला रिजर्व था, हम सोच रहे थे जल्दी फैसला आ जाएगा, पूरे 69,000 पदों की भर्ती करेंगे। लेकिन जब निर्णय आने में देरी हुई तो हम लोगों ने जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति थी 31,227 पदों पर अभी 16 सितंबर को भर्ती कर दी है। फैसला रिजर्व है, जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा, फैसला आने के 1 सप्ताह के भीतर हम शेष 37,000 पदों पर भर्ती कर देंगे। और जब ये भर्तियां पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद जो हमारे विभाग के रिक्त पद हैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश के सभी रिक्त पदों पर भर्ती करेंगे, तो जब ये 69,000 भर्ती पूरी कर लेंगे तो अन्य रिक्त पदों के लिए भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेंगे। चलिए, ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। जो लोग भी ये टेलीकास्ट देख रहे हैं उनको आपकी बात से जरूर सुकून मिला होगा। दिवाली सामने है, इसलिए आपकी ये बात उनको बहुत राहत दे रही होगी। एक वर्ग है मंत्री जी जो आपकी ओर बहुत अपेक्षा से देखता है। आप स्वयं बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं और आपकी छवि भी बड़ी उदारवादी व्यक्ति की है। वो है शिक्षा मित्र का वर्ग। वो एक ऐसा सेगमेंट है जो आपकी ओर लगातार टकटकी लगाए देख रहा है कि आप शायद उनके लिए कुछ कहेंगे और उनको राहत मिलेगी इस दिवाली पर। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आपका? देव जी, ये बड़ा संवेदनशील विषय है, इसलिए इस पर कुछ भी बोलने में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कहिए कुछ और, व्याख्या कुछ और हो जाती है। आप समझिए, इन शिक्षा मित्रों के साथ एक बड़ा मजाक पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। 1,37,000 शिक्षा मित्र थे, जो निश्चित रूप से मैं खुले मंच पर स्वीकार करता हूं कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को उस समय संभालने में इन्होंने मदद की जब हमारे स्कूलों में स्थायी शिक्षक नहीं थे। भले ही केवल इंटरमीडिएट की योग्यता के आधार पर लोग भर्ती हो गए थे, लेकिन काम करते करते इनको अनुभव हुआ, एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन जब पिछली सरकार ने इनको समायोजित किया स्थायी शिक्षक के रूप में, तो जो आवश्यक संशोधन थे कानूनों में वो नहीं किया। उस आधार पर कुछ छात्र अभ्यर्थी कोर्ट गए, कोई हमारी सरकार नहीं गई थी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस समायोजन को निरस्त करते हुए ये कहा कि नई भर्तियां निकाले उत्तर प्रदेश सरकार और 2 भर्तियों में इनको वेटेज दे। हमने वो बात मानी, हमने इनको वेटेज दिया। लेकिन जैसा माननीय न्यायालय ने ही कहा था कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए योग्यता प्रदायी परीक्षा को इनको उत्तीर्ण करना पड़ेगा, तो वो जो व्यवस्थाएं हैं वो हमको करनी पड़ रही हैं। लेकिन इसी बीच वापस जब लौटे थे ये स्थायी शिक्षक से, फिर शिक्षा मित्र के पद पर आए थे, तो 3,500 रुपया इनको वेतन मिल रहा था। लेकिन हमारी योगी सरकार को यह लगा कि ये वेतन अपर्याप्त है, मानदेय है, लेकिन वो भी अपर्याप्त है। वो बढ़ाकर हमारी सरकार ने 10,000 रुपया किया। अभी हमने जो सामूहिक जीवन बीमा की योजना अपने शिक्षकों के लिए शुरू की है, उसमें उसका लाभ शिक्षा मित्रों को भी देने की योजना बनाई है। हमारे शिक्षा मित्रों को आकस्मिक अवकाश 14 दिन का नहीं मिलता था, जो स्थायी शिक्षकों को मिलता है, वो हमने इनको भी दिया है। जो भी सुविधाएं तमाम हम अपने स्थायी शिक्षकों को देते हैं, वो हम शिक्षा मित्रों को भी दे रहे हैं। और इनके बारे में क्या हो सकता है, इसको लेकर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है। मेरे मंत्री बनने से पहले से वो कमेटी बनी हुई है। मैं चूंकि उसमें सदस्य में भी नहीं हूं, इसलिए उसमें क्या हो रहा है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो कमेटी जैसा निर्णय देगी उस आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत अभी जो भर्ती हुई 31,227 की मैं बधाई देना चाहता हूं। उस भर्ती में 6,500 हमारे शिक्षा मित्रों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके 25 नंबर जो उनको वेटेज मिलना था उसको वेटेज लेके इस 31,227 में लगभग 6,500 शिक्षा मित्र स्थायी शिक्षक बने हैं। और अधिकांश जनपदों में तो जो टॉपर रहे हैं वो शिक्षा मित्र ही रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। उनमें से कई से एबीपी गंगा ने बात की और वो उम्र के इस पड़ाव पे हैं जब उनको नौकरी मिली तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, जो खिले हुए चेहरे थे मंत्री जी, वो हमने भी महसूस किया। तो ये वाकई एक अच्छी चीज़ थी, मैंने बात करते उनको देखा। मंत्री जी, अब थोड़ा सा बात को बड़ा करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है आपके पास,
क्योंकि बेसिक शिक्षा जो है वो मानव के जीवन का आधार है, और योगी सरकार जब से सत्ता में आई है उसने इस पर फोकस किया है, यह संतोष की बात है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उस पर ध्यान दिया जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है, उसको सूक्ष्मता से देखा समझा जा रहा है कि उसमें और क्या किया जा सकता है। एक मंत्री के नाते आपका आकलन क्या है कि इसमें और क्या किया जाना चाहिए ताकि गुणवत्ता और बेहतर हो सके? देव जी, मैं ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, इसको पूरा प्रदेश महसूस कर रहा है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, इस प्राइमरी सरकारी बेसिक शिक्षा के जो परिषदीय स्कूल हैं उनकी स्थिति बेहतर हुई है। उनका जो आधारभूत ढांचा है, बिल्डिंग हो या अन्य जिन सुविधाओं की मैं बात कर रहा था, शौचालय, चार दीवारी, पेयजल, पहली बार स्कूलों में लोगों को पंखे दिख रहे हैं, पहली बार स्कूलों में लोगों को स्मार्ट क्लास दिख रहे हैं। हमने 5000 से अधिक स्कूलों को स्मार्ट क्लास दिए हैं, हमने मॉडल स्कूल बनाए हैं, हमने बच्चों को खाकी ड्रेस से बाहर निकालकर 2 जोड़ी रंगीन ड्रेस दिए हैं। इसी सरकार ने स्वेटर देना भी शुरू किया, जूते मुझे देना भी शुरू किया, बैग और किताबें तो उनको दे ही रहे हैं। हम अगले सत्र से कक्षा 1 से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम लागू करने जा रहे हैं। हमने किचन गार्डन डेवलप करना शुरू किया है, हम स्कूलों को प्लेग्राउंड दे रहे हैं, वो सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। हम हर स्कूल को, अभी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं होगा। हमने दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षकों का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो निष्ठा ट्रेनिंग था, जो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल टीचर हेड्स एंड एसोसिएट्स के लिए शुरू किया। हमने ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, कभी शिक्षक भर्ती हो जाते थे, कभी सर्विस में उनकी ट्रेनिंग नहीं होती थी, नई नई शिक्षण की विधाएं वो सीख सकें, उसके लिए हमने सर्विस पीरियड में ट्रेनिंग का शुरू किया। जो भी नई शिक्षा नीति में कंटिन्यूअस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात आई है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, उसको शुरू किया है। हमने स्कूलों में योगा पाठ्यक्रम में शुरू किया है, हमने पेरेंट टीचर मीटिंग शुरू की है, हमने पिछले कोविड आने से पहले फरवरी में सरकारी स्कूलों में एनुअल फंक्शन शुरू किया। तो बच्चों का करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट कैसे हो सके उसके लिए प्रयास किया है। लेकिन जो आप कह रहे थे, अभी भी इस बात की आवश्यकता है। हम हर स्कूल को फर्नीचर नहीं दे पाए हैं, उसकी जरूरत है, वो हमारी प्रायोरिटी है। अभी कुछ पैसे हमको मिले हैं केंद्र सरकार से, हम कुछ स्कूलों में, जूनियर हाई स्कूलों में तो लगभग संतृप्त कर ले जा रहे हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर होना अभी बाकी है, उसके लिए प्रयास करना है। हम हर स्कूल को एक टैबलेट देने की हमारी योजना, अभी वो टेंडर नहीं हो पाने के कारण, कोविड के कारण साकार नहीं हो पाई है, जिसमें हर स्कूल को एक टैबलेट दें और वहां की सारी सूचनाएं डैशबोर्ड के माध्यम से हमारे मुख्यालयों को मिल सकें, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम अपने एआरपी और एसआरजी के माध्यम से जो हमने एक रिसोर्स ग्रुप है जिसको स्कूलों तक भेज रहे हैं कि हर टीचर के विषयों को पढ़ाने की क्षमता बढ़े। हमने स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट शुरू किया, हर 3 महीने पर बच्चों की प्रतिभा की जांच कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड उनके गार्जियन को भेज रहे हैं, इसको आगे जारी रखेंगे। हम पूरी तरह से ये गांव, गरीब, मजदूर, किसान का बेटा जहां पढ़ता है उन स्कूलों को हाईटेक बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ना चाहते हैं, अपने शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा की सारी विधाओं से जोड़ना चाहते हैं। और नई शिक्षा ने जो प्राथमिकताएं तय की है, मातृभाषा को बढ़ावा देने की, खेलो इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने की, कक्षा 6 से 8 के बीच में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की, इन सब चीजों को लेकर प्री स्कूलिंग की व्यवस्था करनी है आंगनबाड़ी के सहयोग से, उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। तो जो नई शिक्षा नीति की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी पूरी बेसिक शिक्षा को खड़ा करने का पूरी तेजी से, पूरी तन्मयता से हम कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश बन सके। जी, उत्तर प्रदेश की पहचान एक शिक्षा के गढ़ के रूप में भी रही है मंत्री जी, और इसीलिए बहुत सारी अपेक्षाएं आपसे हैं, आपके डिपार्टमेंट से हैं। मुझे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, वापस आएंगे तो इसी विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण हम बात करेंगे मंत्री से, एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा के शिक्षा ई अधिवेशन में। और इस वक्त हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी। मंत्री जी, अभी हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा की वजह से अपनी पहचान बनाता रहा है, एक से बढ़कर एक साहित्यकार, शिक्षाविद, एकेडमिशियन, स्कॉलर सब इस प्रदेश से रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आपने भी महसूस किया होगा, हमारे तमाम दर्शक भी जानते हैं, महसूस करते हैं कि उसमें उत्तर प्रदेश की पहचान कमजोर हुई। अब बेसिक शिक्षा विभाग आपके पास है पिछले कुछ समय से, आपने बताया कि आपकी योजना क्या है, क्या किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं आने वाले समय में कि
जो परिषदीय स्कूल हैं, जो बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें बड़े बड़े परिवारों के लोग, रसूखदार परिवारों के लोग भी अपने बच्चों को भेजना शुरू करेंगे? अगर करेंगे तो कितने समय में संभव हो पाएगा? देव जी, मुझे ये बताने में प्रसन्नता है आपको कि आज उत्तर प्रदेश के कई ऐसे परिषदीय स्कूल हैं जिन पर बोर्ड लग चुका है कि अब और ज़्यादा एडमिशन नहीं ले सकते। लखनऊ के ही हमारे एक ब्लॉक में एक विद्यालय है जहां 1000 से अधिक एडमिशन है। हमारे पास दर्जनों ऐसे विद्यालय हैं जहां 300, 400, 500 की संख्या में एडमिशन है। हमको कठिनाई हो रही है कि उनको हम कमरे और शिक्षक कैसे उपलब्ध करा पाएं। ये तस्वीर बदली है योगी सरकार के 3 साल के प्रयासों के कारण। पिछले 3 सालों में 50 लाख से अधिक इनरोलमेंट बढ़ा है और बहुत सारे निजी विद्यालयों से बच्चे हमारे पास आए हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ही योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक हैं। अभी एक ऐसे जो आप कह रहे हैं समाज का संपन्न तबका इसलिए नहीं भेजता है अपने बच्चों को इस स्कूल में, वहाँ पढ़ाई एक विषय नहीं है। वहाँ चूंकि यहाँ बहुत सारी सुविधाएं निःशुल्क मिलती हैं, लोगों के मन में एक धारणा बन गई है कि सरकारी स्कूलों में गाँव गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, तो स्टेटस मेंटेन करने के नाते कई लोग सोचते हैं कि वहाँ अपने बच्चों को हम कैसे भेजें। नहीं तो वास्तव में हमारे कई ऐसे स्कूल हैं जो निजी क्षेत्र के कई बड़े ही अच्छे स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं। हमको प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में ये दौर वापस आया। हमारी कल्पना यही है कि जिस तरह से एक समय था कि प्रयागराज में रहने वाले, तैयारी करने वाले बच्चे बड़ी संख्या में इस देश में आईएएस बनते थे, उत्तर प्रदेश के गांवों के बच्चे आज भी बड़ी संख्या में बन रहे हैं। और आप एक सर्वे करा के देखेंगे तो पहले जो जितने पुराने आईएएस और आईपीएस या पीसीएस अधिकारी रहे हैं उनमें से अधिकांश गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए लोग ही रहे हैं। हम सब लोग गांव के प्राइमरी स्कूल से निकले हैं। मेरा सपना यही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि यही है कि उत्तर प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी उसी गरिमा को वापस लौटाया जाए। एक बार फिर से वहां से निकलने वाले बच्चे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े पत्रकार, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वैज्ञानिक बन सकें, उस दिशा में हम तेजी से प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में जो कुछ भी आधुनिक शिक्षा दी जा रही है बेसिक शिक्षा में, वो सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले साल हम लंदन में वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में गए थे और वहां दुनिया भर की शिक्षा की स्थितियों की चर्चा हो रही थी। तो ये आ रहा था कि जो विकासशील देश है उसमें 50% ऐसे बच्चे हैं जो 10 साल की उम्र में एक पैराग्राफ पढ़ भी नहीं पाते हैं, लिखने की तो बात छोड़िए। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ के बच्चे प्रतिभाशाली हैं, हमारे पास बहुत ही योग्य शिक्षक हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारी केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत बेसिक शिक्षा के स्कूलों की बेहतरी पर ध्यान दे रहे हैं। और हम आप लोगों को भी आभार प्रकट करना चाह रहे हैं। हमारे कई मीडिया हाउसेज ने, कई व्यापारियों ने, कारपोरेट सेक्टर ने और समाज के कई ऐसे सक्षम लोगों ने हमारे स्कूलों को गोद लिया है। हमारे कई स्कूलों को फर्नीचर उपलब्ध कराए हैं, बिल्डिंगें दी हैं, बच्चों को स्मार्ट क्लास दिए हैं। समाज भी अब हमारे स्कूलों को बेहतर बनाने में आगे आ रहा है। उन सब लोगों को मैं आपके माध्यम से आभार प्रकट करना चाहता हूं। धन्यवाद मंत्री जी। विशेषकर एबीपी गंगा, हमारा ये प्रयास इसीलिए था इस अधिवेशन के माध्यम से और विषय शिक्षा का इसीलिए रखा गया क्योंकि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है नहीं। और हम सब ऐसा महसूस करते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण आप काम कर रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग में आप काम कर रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के आने वाले कई वर्षों की इबारत लिखी जा रही है। आप जो नीतियां बना रहे हैं, आपके जो प्रयास हैं, वो उत्तर प्रदेश का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। वो आधार मजबूत होना बहुत आवश्यक है और इसीलिए वो चिंतन बहुत जरूरी है और उस पर मंथन बहुत जरूरी है कि वो किस प्रकार का हो। और आपको सुन के अच्छा लगा कि आप बहुत गहराई से विचार कर रहे हैं इस पर। अभी तत्काल में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहला परिवर्तन हम क्या देखने जा रहे हैं, जो कि अनलॉक शुरू हो चुका है, तो आपका डिपार्टमेंट इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस किस बात पे कर रहा है? देव जी, हम लोगों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी। हमने तो आप जानकारी करेंगे तो आपको पता चलेगा, हमने अपने शिक्षकों को 3 पुस्तिकाएं दे दी, शिक्षण संग्रह, आधारशिला और रेमेडियल टीचिंग को लेकर के पूरा लेसन प्लान दे। अब अगले सत्र में जब स्कूल खुलेंगे तो हमारे प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर स्कूलों में लेसन प्लान के साथ पढ़ाई होगी। बिल्कुल तय रहेगा कि कौन सा शिक्षक किस दिन कितना पढ़ाएगा। अभी तक क्या होता था कि हिंदी का शिक्षक है वो जिस दिन जो चाहे पढ़ाए, अब ऐसा नहीं होगा। हर विषय में हर रोज क्या पढ़ाया जाना है, ये एक्शन प्लान हम लोगों ने दे दिया है।
और दुर्भाग्य से इन 5-6 महीनों के कारण हम कुछ योजनाओं में पीछे गए, लेकिन अभी सत्र शुरू होगा, अगले सत्र से हम हर स्कूल को एक टैबलेट दे पाएंगे। डिजिटल उपस्थिति शिक्षकों की भी हमको पता चलेगी। मिड डे मील और स्कूलों की जो सुविधाएं हैं उनका हर रोज का अपडेट हमारे मुख्यालय को मिलेगा। शिक्षकों की ऑनलाइन, अब सारी की सारी ट्रेनिंग शिक्षकों की हम ऑनलाइन कर रहे हैं, कोई उनकी फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होगी, समय समय पर ऑनलाइन ट्रेनिंग करते रहेंगे। और जो नई शिक्षा नीति की प्राथमिकताएं हैं, जो प्री स्कूल का सिस्टम हमको जोड़ना है, नए सत्र में हम प्री स्कूल को अपने स्कूलों के साथ करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को हम पहल अभियान के माध्यम से उनको ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास मिशन जो है उसके साथ हमारा एमओयू हो रहा है। हम कौशल व्यावसायिक शिक्षा विभाग के साथ अपने को जोड़ रहे हैं। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। और वो सारी अपेक्षाएं जो एक ऐतिहासिक नई शिक्षा नीति आई है, जो 21वीं सदी के भारत के प्राचीनतम ज्ञान की परंपरा से जोड़कर एक आधुनिक भारत के रूप में खड़ा करना चाहती है, उस दिशा में काम करने के लिए हमारी स्टीयरिंग कमेटी बन गई है। हमारा टास्क फोर्स काम कर रहा है आदरणीय दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में, जिसका सह अध्यक्ष मैं हूं। अगले सत्र से ही उन सारी योजनाओं को हमने अगले सत्र से 2021 से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को धीरे धीरे करके लागू कर रहे हैं। ये सारी चीजें तुरंत करने जा रहे हैं हम। और आपको धन्यवाद कि आप एबीपी गंगा ने और अन्य मीडिया के लोगों ने हमारे इस अभियान में बड़ा समर्थन किया है, सहयोग किया है। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा इस अधिवेशन में हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी। उन्होंने बताया कि उनकी विचार क्या है, उनकी सोच क्या है और आगे वो क्या करने वाले हैं। फिलहाल इसमें इतना ही। खबरों का सिलसिला एबीपी गंगा पर इसके बाद भी जारी है।